हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में, जिसमें अभी कुछ दिन पहले आपने यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर था हमने वो सॉल्व कराया था आपके लिए। यहाँ पर हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। आई होप कि मॉक टेस्ट आपके लिए यूजफुल रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेगा दूसरों के साथ। हमने इसे उसी पैटर्न में लगाने की कोशिश की है जिस तरह से आपके पेपर में आता है। तो पहला सवाल आपका हिस्ट्री का है। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा जा रहा है। राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं धर्म सभा, आत्मीय सभा, प्रार्थना सभा और आर्य समाज। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आत्मीय सभा इज द राइट आंसर। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी कलकत्ता में। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब ये राजा राम मोहन राय का नाम आता है तो ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी थी, ये भी आपको याद रखना है। और ये समाज की स्थापना उन्होंने 1828 में की थी। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखनी है। राजा राम मोहन राय, इनका नाम एक्चुअली राम मोहन था, बट इनको जो राजा की उपाधि थी वो दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो अकबर द्वितीय, मुगल राजा अकबर द्वितीय के द्वारा ये उपाधि इनको दी गई थी। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने संस्कृत नाटक जामवंती कल्याणम की रचना की है या फिर लिखी है? चार ऑप्शन है, वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, हरिहर प्रथम या फिर तिरुमाला राय। चारों ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ऑप्शंस जो सही हो जाता है वो कृष्णदेव राय हो जाता है। कृष्णदेव राय ने आपका जामवंती कल्याणम लिखा है। और जब इस तरह से चीज आ जाती है तो फिर ये संस्कृत में होगा। ठीक है, कल्याणम संस्कृत में लिखी गई रचना है। अमूल्य माल पद, ठीक है, अमूल्य, ये भी इन्होंने ही लिखा था। तो ये बात आप अमुक्त मालपद याद रखिएगा। ठीक है, अमुक्त मालपद ये याद रखिएगा। दोनों ही रचनाएं किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। ठीक, साथ में अगर हम और देखिए जामवंती कल्याणम के अलावा एक और शायद उषा करके है कल्याणम, वो भी आप याद रख सकते हैं कि वो भी इनकी है, संस्कृत में ही है दोनों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि धौलावीरा को अभी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो धौलावीरा तो इंडिया में है, लेकिन इनमें से कौन सी है जो आपकी पाकिस्तान में? लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर और हड़प्पा। तो राइट आंसर आपका हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा जो है आपका वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। यहाँ पर हमने मैप भी लगाया हुआ है, जिससे आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा चीज़ों को याद रख पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आप हड़प्पा है, ठीक है, जो आपका पाकिस्तान वाले एरिया में है। साथ में आपका मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो ये याद रखने वाली चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा देखो कालीबंगन, राखीगढ़ और आपका मेहरगढ़, लोथल, ये आपके कहाँ पर है? ये सारे आपके इंडिया में है। तो ये चीज़ें आपको एज इट इज़ याद रखनी है क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अगला सवाल, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? राजस्व मंत्री कौन थे? तानसेन, टोडरमल, राणा प्रताप सिंह या फिर हुमायूं। अब ये तो क्वेश्चन आपका जैसे अगर हम इनको देखें तो ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि हुमायूं वाज द फर्स्ट, बाबर के बाद हुमायूं जो थे, क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ठीक है, इस तरह से भी पूछा जाता है। औरंगजेब वाज द लास्ट। इसके बाद अगर हम इसका आंसर देखें तो अकबर का जो राजस्व मंत्री हो जाएंगे वो आपके टोडरमल हो जाएंगे। ठीक है, टोडरमल जो है इनके राजस्व मंत्री हैं। तानसेन हम सब जानते हैं कि ये संगीतज्ञ थे, इनके जो ग्रुप था नवरत्न का उसमें से। तो ये बात भी आपको याद रखनी। अच्छा, यहाँ पर अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाए, मान लो यहाँ पर तानसेन, टोडरमल और यहाँ पर मान सिंह लिख दिया जाए राणा प्रताप सिंह की जगह, और हुमायूं लिख दिया जाए, या फिर ये कुछ और ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, पूछ रहे कौन अकबर के नौरत्नों में से शामिल थे। तो आपको नौरत्नों के नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए, बाकी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो यहाँ पर देखो इनके नाम दिए गए। एक बार इनको हम जल्दी से पढ़ लेंगे। अबुल फजल, बीरबल, तानसेन, मान सिंह, फैजी, हकीम हमाम, मुल्ला दो प्याजा, राजा टोडरमल एंड अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये आपके 9 रत्न थे सम्राट अकबर के। तो इनके बस नाम आप एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल है या फिर कौन नहीं शामिल है, तो एटलीस्ट इतना तो आप कर ही लें। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से आपका बताना क्या है? शून्य। तो शून्य की खोज जो करी थी किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स कह लो, आर्यभट्ट को कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही फेमस ये थे यहाँ पर।
उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं और वराहमिहिर की बात करते हैं तो वराहमिहिर किससे रिलेटेड है, गुप्ता एरा से रिलेटेड है। और इन्होंने इनकी 3 रचनाएं बहुत ही फेमस हैं, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और वृहत जातका। ठीक है, तो ये वराहमिहिर के बारे में आप ये याद रखिएगा। और चरक की बात करें तो ये आयुर्वेद से रिलेटेड थे। ठीक है, किससे रिलेटेड है, आयुर्वेद से। चाणक्य आपके अर्थशास्त्री थे, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने निम्नलिखित किस कारण से असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। 1920 में शुरू हुआ ये आंदोलन 1922 में वापस ले लिया जाता है, क्यों ले लिया जाता है, कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से गांधी जी बहुत आहत हुए, जैसे कि वो नॉन वायलेंस, अहिंसा और सत्य के प्रेमी थे और उन्होंने कहा था अगर वायलेंस हुई, हिंसा हुई तो वो शायद इस चीज़ को कंटिन्यू ना कर पाए। तो उसी अगर सीरीज में हम देखें तो चौरी चौरा कांड, चंपारण, काकोरी और बारदोली, तो यहाँ पर चौरी चौरा कांड हो गया था बीच में 1922 में, जिसकी वजह से उन्हें ये असहयोग आंदोलन क्या करना पड़ा था, वापस ले लेना पड़ा था। यहाँ पर हम इस छोटी सी स्टोरी को जानते हैं कि हिस्ट्री में हम सभी पढ़ते हैं किस तरह से पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिस वालों को बंद करके जला दिया गया था और इससे उनको काफ़ी ज़्यादा आहत हुए थे इस चीज़ से, उन्होंने इस चीज़ को वापस ले लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को। चंपारण आंदोलन आपका 1917 में हुआ था, बिहार में चंपारण नाम की एक जगह जहाँ पर किसानों से रिलेटेड ये था। फिर इसके बाद काकोरी लूटपाट वाला केस था जिसमें आपकी ट्रेन लूट ली जाती है, तो ये आपका 1925 में होता है। और बारदोली हत्याकांड जो है वो आपका कब होता है, 1928 में होता है। तो ये कुछ सीक्वेंस भी हैं जो आप याद रख सकते हैं कि अगर क्रोनोलॉजी पूछ दी जाए, ईयर पूछ दिया जाए तो आप इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, बीसी पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मीपति। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सरदार भगत सिंह हो जाएगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है वो किसने की थी, वो सरदार भगत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त या फिर सुरेंद्र दत्त। राइट आंसर आपका बटुकेश्वर दत्त नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। और बटुकेश्वर दत्त जो है ये हम सबको पता है कि 3 लोगों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, सुखदेव, तो उसमें बटुकेश्वर दत्त जो थे वो उन तीनों में से एक थे। नरेंद्र नाथ फिलहाल इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना करी थी, बर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया। अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने ये इस अंतरिम सरकार की स्थापना करी थी। कहाँ पर, सिंगापुर में करी थी। कैथे करके एक सिनेमा हॉल है वहाँ पर। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11 देशों की जो देशों ने इस अंतरिम सरकार को मान्यता दी थी, तो याद रखिएगा। या फिर अंतरिम सरकार की स्थापना किसने करी थी ये भी पूछा जा सकता है, तो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। अगला सवाल देख लेते हैं, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक या संपादक कौन थे। ठीक है, तो केसरी का जो संपादक संस्थापक थे वो आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल, लोकमान्य तिलक। तो ये लोकमान्य तिलक जो है ये मराठा और केसरी 2 इनके न्यूज़पेपर से जो इन्होंने संपादक थे इसके, तो मराठा और केसरी याद रखिएगा। महात्मा गांधी की अगर हम देखें तो नवजीवन आपका हो जाता है महात्मा गांधी के। हरिजन नाम की पत्रिका एक इन्होंने करी थी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि एक हो जाता है आपका यंग इंडिया। और एक और यंग इंडिया से आता है इंडियन ओपिनियन। तो ये कुछ थे जो महात्मा गांधी से रिलेटेड थे, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते थे और केसरी और मराठा भी याद रखने जो लोकमान्य तिलक के। अगला सवाल है, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है, भारतीय मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखो, गोबी, सहारा, थार, आटाकामा, इतने सारे आपको मरुस्थल के नाम दिए गए हैं। अब इसमें से भारत में कौन सा मरुस्थल है ये आपको बताना है। तो भारत का मरुस्थल थार है। ठीक है, ठीक, ये आपको याद रखना है। सहारा आपका अफ्रीका में हो जाता है, गोबी आपका चाइना मंगोलिया साइड है, आटाकामा आपका साउथ अफ्रीका में है। तो ये आपको अगर इस तरह से याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद रहते तो क्या करना है आपको, तो आपको इसको मैप पे देख लेना है। ठीक है, मैप पे देखने से क्या होगा, आपको एज इट इज़ याद हो जाएगा। यहाँ पर देखो, गोबी हमने सिर्फ पढ़ा, लेकिन गोबी के साथ साथ आप देखोगे टकला मकान, काराकुम एंड किजकिल कुम, ये सारा आपका चाइना और मंगोलिया वाले एरिया में पड़ जाएगा। फिर सहारा हो गया, अरेबियन हो गया, ये आपका अफ्रीका
में हो जाएगा, थार आपका इंडिया में आ जाता है, ये याद रखिएगा, अरेबियन आपका अरब एरिया में पड़ जाता है, ये पूरा आप जानते हो वहाँ पर। नामीबिया और कालाहारी नामीबिया, ये दोनों आपके कहाँ पर हैं, ये आपके अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद यहाँ पर देखो ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेटू, यहाँ पर प्लेटू को छोड़ दो, हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। और यहाँ पर अटाकामा जिसकी हम बात कर रहे थे, ये साउथ अफ्रीका में। तो ये कुछ ऐसे फेमस से हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट भी लगाई हुई है। अच्छा, उसमें अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा था वो यहाँ पे देख सकता है। अटाकामा हो गया, गोबी हो गया, ठीक है, थार हो गया, और आपका कालाहारी, नामीबिया, सहारा, ठीक। ये चीज़ें आपको इस तरह से मैप पे देख करके जल्दी याद हो जाएंगी। यहाँ पर एक लिस्ट लगी हुई है जिसमें टॉप 10 वर्ल्ड के डेजर्ट्स दिए हुए हैं, तो इनको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। टॉप 10 लार्जेस्ट है, तो देख सकते हो अंटार्कटिक डेजर्ट, आर्कटिक डेजर्ट, देन सहारा इज़ द ग्रेटेस्ट, फिर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन आ जाता है चौथे नंबर पे, पाँचवें पे अरेबियन डेजर्ट, छठे नंबर पे गोबी है, फिर कालाहारी है अफ्रीका का, ठीक। ये तो आपको 5-6 तो याद होने ही चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इजी क्वेश्चन है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, अमेजन बेसिन, ग्रीनलैंड, कॉन्गो बेसिन। तो ये आपकी कॉन्गो अफ्रीका में है, अमेजन आपका नॉर्थ अमेरिका, और सुंदरबन जो है ये आपका इंडिया में है। तो और आंसर आपका यही है कि सबसे बड़ा जो दुनिया का डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा बनने वाला डेल्टा है, और सुंदरी नाम का पौधा यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, पश्चिमी घाट की ढलान। अमरकंटक इज द राइट आंसर। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है नर्मदा। यहाँ पर हम देखेंगे ये उद्गम, यहाँ पर ये अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये किस ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है या वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है? इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो ये वेस्ट की तरफ बह रही है। कहाँ पर? आपका जो यहाँ पर गुजरात में जाते हैं, गल्फ ऑफ खंबात है, वहाँ पर जा कर के ये ड्रेन हो जाती है, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये दो रेंजेस के बीच में बहती है। इसको ये भी कहा जाता है भ्रंश घाटी में बहने वाली दो नदियों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं, तो नर्मदा और आपका ताप्ती नदी के ही नाम आते हैं। तो नर्मदा के पैरेलल में ही एक नदी यहाँ पर चल रही होती है जिसका नाम है ताप्ती। और नर्मदा जो है दो रेंजेस माउंटेन रेंजेस के बीच में बहने वाली नदी है। और ये दो माउंटेन रेंजेस विंध्या और सतपुड़ा है। विंध्या आपके नॉर्थ में पड़ता है नर्मदा के, उस सतपुड़ा जो है वो साउथ में पड़ता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। आगे चल जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान है, चांदी की, हीरे की, या फिर लोहे की? हीरे की खानें यहाँ पर पाई जाती हैं। पन्ना जो आपकी खान है वो पन्ना जगह है, वहाँ पर हीरे की खानें पाई जाती हैं। साथ में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड नंबर पर आपके अंडमान निकोबार, और थर्ड नंबर पर आपका क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ही आपको याद रखना। और अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कौन से हैं, तो पन्ना, पेंच, ठीक है, पन्ना, पेंच, इसके अलावा आपका माधव, बांधव, ठीक। इस तरह से बहुत सारे हैं जो आपको याद रखने हैं। टाइगर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और क्योंकि सबसे ज़्यादा हैं इस वजह से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या कह रहा है, समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या है? जीएमटी क्या होता है? जनरल मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्लोबल मीन टाइम, या फिर नन ऑफ दिस? तो ये ग्रीनविच मीन टाइम है। फुल फॉर्म की तरह से भी पूछा जा सकता है और नॉर्मल भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा ग्रीनविच मीन टाइम से अगर हम ईस्ट को चलते हैं, ये आपका अगर हम वर्ल्ड ग्लोब बनाते हैं और ग्लोब में अगर हम 0 डिग्री ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये 0 डिग्री ही हमारी क्या है, जीएमटी है, जो कहाँ से होकर के जाती है, लंदन में एक ग्रीनविच नाम का प्लेस है, लंदन में एक ग्रीनविच नाम का प्लेस है, वहाँ से होकर के ये जाती है। अब अगर हम इससे, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। अगर हम ग्रीनविच से ईस्ट में जाएंगे तो टाइम ऐड करेंगे हम, और अगर हम ईस्ट वेस्ट में जाएंगे जीएमटी से तो टाइम को हम माइनस करेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ कहें कि 0 डिग्री पे दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो इंडिया में कितना बजा होगा, तो इंडिया में 5:30 बजे होते हैं, ठीक है। 12 में अगर हम जोड़ दें 5:30, अच्छा 5:30 मैंने क्यों एग्जाम्पल दिया ताकि आप याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएमटी से भारत के टाइम में कितना अंतर है। तो जीएमटी का टाइम भारत के टाइम में 5.5 घंटे का अंतर
होता है, ठीक है। और अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कितना टाइम लैग है, तो इंडिया में अगर हम एक छोर देखें इंडिया का, जो कि कहाँ पर है आपका गुजरात, और दूसरा छोर अगर हम देखें जिसको हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, तो यहाँ पर भी टाइम में आपको 2 घंटे का अंतर देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग जो है वो किसके द्वारा लाया गया था या किसको हटा करके लाया गया था? तो योजना पहले था हमारे यहाँ योजना आयोग, और उसको हटा करके नीति आयोग लाया गया था, और 2015 में इसको लागू किया गया था। नीति आयोग को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको थिंक टैंक कहा जाता है, ठीक है। और इसी थिंक टैंक की तर्ज पर यूपी सरकार ने कहा है कि हम राज्य में राज्य परिवर्तन आयोग की स्थापना करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें इसके पदेन अध्यक्ष की, तो प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन को इंग्लिश में हम एक्स ऑफिशियो कहते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो स्वयं बिना किसी शपथ के, बिना किसी एक्सटर्नल चार्जेस कोई देगा नहीं, कोई अपॉइंट नहीं करेगा, वो स्वयं बन जाएगा इस पर्टिकुलर ऑफिस का अपॉइंटी, ठीक। तो ये इसका मतलब होता है पदेन का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1970, 67, 1968, 1969, 1971। राइट आंसर आपका 69 हो जाएगा। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। द लेडी वॉज पीएम आपकी कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो उस टाइम का एक न्यूज़पेपर कटिंग भी है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आप सर्च करो टॉप 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड इन द ईयर, तो फिर आपको निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप इसको। और अगर हम आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1935 में आरबीआई की स्थापना करी गई थी, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू करी गई थी, ये बताइएगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, तो ये आपका 1999 में, 2000 में, 2009 में या 2015 में शुरू करी गई थी। कृषि बीमा योजना सिंपल सा हमें मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि हम अपने जो हमारी फसल लगी हुई है उसका हम क्या करा लेंगे, बीमा करा लेंगे, ठीक। तो 1999 में ये जो चीज़ है शुरू करी गई थी, ये योजना शुरू करी गई थी। खरीफ और रबी 2 तरह की फसलें होती हैं। अच्छा, क्या डिफरेंस होता है ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। खरीफ फसल और रबी फसल, ठीक है। तो रबी फसलें जो होती हैं उनमें 1.5% का बीमा कराया जाता है, और खरीफ फसलों में 2% का प्रीमियम का बीमा कराया जाता है। तो ये बात आप याद रख सकते हो, ये भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुंदरलाल बहुगुणा। तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे पूछे किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग, ये नाम भी आपको याद रखना है। नॉर्मन बोरलॉग को वर्ल्ड लेवल पर कहा जाता है। अगला सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि, सेवाएं, भारी उद्योग या फिर विदेशी व्यापार। तो भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री जो है हमारी, उससे रिलेटेड है ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस, ठीक है। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो जब आपकी प्रारूप समिति की बात आएगी तो अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। और कितने मेंबर थे प्रारूप समिति में? 7 मेंबर्स थे प्रारूप समिति में, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द परमानेंट आप कह सकते हो चेयरमैन। अब मैंने परमानेंट क्यों लगाया? ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्या कोई टेम्परेरी भी बने थे? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है। हु वॉज द टेम्परेरी चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और जीवी मावलंकर जो थे वो आपके जब आपकी राजेंद्र प्रसाद कब उसको हेड करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को? जब वो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती थी। और जब वही लोग लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह बैठते थे तो जीवी मावलंकर जो है उनकी अध्यक्षता करते थे, ये बात भी याद रखिएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? 75 में, 76 में, 77 में या फिर 79 में, 89 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य, एक बात याद रखना, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आपके कहाँ से लिए गए हैं? USSR से लिए गए हैं। कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 A में है। कौन सा आपका आर्टिकल है इसका? 51 A है, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये टोटल कितने हैं?
ये टोटल है। प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं? प्रेजेंट टाइम पे हैं 11, लेकिन जब 76 में हमने इसको लागू किया था तो कितने थे? ये थे 10। ठीक है, 86 अमेंडमेंट होता है 2002 में, और शायद मैंने इसको पिछली बार 2000 बोल दिया, तो एक बार करेक्ट कर लेना। 2002 में 76 अमेंडमेंट हुआ था, और इसको 2002 में एक शिक्षा 21A के तहत में, और इसको जोड़ा गया था 11th में। ठीक है, 11th ड्यूटी जोड़ी गई थी। ठीक, और उसके अंदर हमें परमानेंट या फिर हमारा शिक्षा जो है वो हमारा मूल अधिकार है, ये करके जोड़ा गया था। तो ये याद रखना है आपको दोनों चीज़ें। और यहाँ पर 76 में ये किसके कहने पर लागू किया गया था या किसके कहने पर लाया गया था, कौन सी वो समिति थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से बातें हैं जो आपको याद रखनी, बहुत बार पढ़ाई गई हैं। ठीक है, चलो समिति का नाम आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कौन सी समिति थी, कौन सी समिति थी जिसके कहने पर इसको लागू किया गया था? ठीक है, कौन सी समिति थी जिसके कहने पर इसको 1976 में लागू किया गया था? अब ये जरूर याद रखना, क्वेश्चन आपको ट्रिकी से फंसा सकता है कि मौलिक कर्तव्य शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल थे या बाद में शामिल जोड़े गए थे। तो यहाँ पर अगर आप समिति याद रखोगे, ईयर याद रखोगे, जब जोड़ी गई थी तब याद रखोगे, तो ये चीज़ें आपको अपने आप निकल करके आ जाएंगी कि पहले से नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य में जो मंत्रियों का परिषद होता है, राज्य की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, उसमें पूछ रहा है कि इनका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है। तो भाई साहब मैंने आपको बताया था कि जो जिस तरह से अगर हम देखें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम कहते हैं नाम, तो हम ये बात करते हैं कब? जब हम सेंटर की बात करते हैं, जब हम केंद्र की बात करते हैं। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम राज्य की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा पीएम को किससे कनेक्ट कर देंगे? सीएम से कनेक्ट कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक, आंसर ये आ जाएगा। अगर आपने सेंटर लेवल की चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल है, भारतीय संसद की ऊपरी सदन का क्या नाम है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऊपरी सदन और निचला सदन, दो सदन होते हैं। राज्यसभा हम कहते हैं ऊपरी सदन को हाउस ऑफ स्टेट्स, या ठीक है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या फिर पीपल्स हाउस किसको कहा जाता है? निचले सदन को लोकसभा को कहा जाता है। 250 मेंबर्स होते हैं इसमें टोटल, और कितने आपके नॉमिनेटेड होते हैं? 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। कौन सी फील्ड से? तो कला, साहित्य क्षेत्र, इस फेमस जगत से इनको नॉमिनेट किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा किसी फील्ड में इन्होंने अच्छा काम किया हो और काफ़ी अपनी ज़्यादा सेवाएं दी हो। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी समिति या न्याय पंचायत? तो ग्राम सभा हो, ग्राम पंचायत हो, न्याय पंचायत हो, ये सभी हमारे पंचायती राज का हिस्सा है। लेकिन अगर हम ग्राम सहकारी समिति की बात करते हैं तो ये नहीं है। अब कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं। रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन का तीसरा सिद्धांत, पहला, न्यूटन का दूसरा, या फिर आर्किमिडीज सिद्धांत? अब न्यूटन के सारे हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ये क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रॉकेट जो है वो कुछ इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होकर के काम करता है। तो आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं। यानी कि वाहन में जो शीशा लगा होता है और उसमें पीछे से जो गाड़ी आ रही होती है वो दिखाई देती है, उसमें कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस, एंड अगेन इनमें से कोई नहीं, तो सेम ऑप्शन है। तो आपको इन तीनों में से बताना है कि कौन सा लेंस होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उत्तल लेंस लगा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्लैट मिरर में अगर कोई चीज़ आ रही होगी तो वो कुछ इस तरह से आधी, छोटी और तिरछी दिखाई देगी। यहाँ पर आपको क्या होता है, जो कन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल लेंस होता है, उसमें आपको इरेक्ट, वर्चुअल और फुल साइज का जो होता है वो पिक्चर नज़र आता है। इस वजह से हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। अगला सवाल है, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि जो हमारा वायु है वो किसका मिश्रण है? ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन छोटे से होते हैं, और शायद जब हम बचपन में पढ़ते हैं और चैप्टर शुरू होता है तो एक छोटी सी लाइन में ये बात लिखी होती है और हम ध्यान नहीं देते हैं। पेट्रोलियम जो है वो हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है। बहुत ईजी सा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं पेट्रोलियम में, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चलिए मेरे क्वेश्चन का आंसर करिएगा, किसका मिश्रण है आपका? वायु। चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? मोर, शुतुरमुर्ग, डोडो या फिर तुर्की? तो इन सभी को देखें अगर हम, तो राइट आंसर शुतुरमुर्ग हो जाएगा। और शुतुरमुर्ग इकलौता ऐसा पक्षी है जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है। दुनिया में अगर सबसे बड़ा अंडा किसी पक्षी का होता है वो शुतुरमुर्ग का, ऑस्ट्रिच का ही होता है।
अगला सवाल है, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 226, 206, 256, 236। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन अगर हम कहें कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 300 होती है। कितनी होती है? 300 होती है, और फिर बाद में ये हड्डियां जुड़ करके 206 बचती हैं। यहाँ पर देखो, एन इन्फेंट हैज अराउंड 300 बोन्स एंड एन अडल्ट ह्यूमन हैज अराउंड 206 बोन्स। तो ये भी फैक्ट है, याद रखना। यहाँ पर और देखो कि फीमर, अगर हम कहें कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है तो हमारी जांघ की फीमर नाम की एक हड्डी होती है जो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी बोन होती है, द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी, एंड द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी दैट इज अ स्टेपी। ठीक है, स्टेपी इसका नाम होता है, जो हमारे कान में पाई जाती है। तो इमेजेस के थ्रू आपको याद भी हो जाएगा जल्दी। अब यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर के स्टार्ट हो जाते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। यूपी बेस्ड करंट अफेयर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ताकि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उनको आप देख सकते हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहाँ कोई भी रामसर साइट नहीं है? गोंडा, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ। राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ इज द राइट आंसर। ठीक है, लखनऊ में कोई रामसर साइट नहीं है। बाकी अगर हम देखें कि कितनी रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 8 रामसर साइट है। और रामसर साइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो रामसर एक ऐसा कन्वेंशन है जो ईरान में हुआ था, जो दलदली भूमि को बचाने के लिए, उनका प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। और तब से हम रामसर साइट्स में जो भी ऐसा लगता है कि ये एरिया प्रोटेक्टेड होना चाहिए, वेटलैंड प्रोटेक्टेड होना चाहिए, तो उसको हम उस लिस्ट में डाल देते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करी जाती है। इनका अपना जो है सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ पर एक बार जल्दी से देख लेते हैं कौन सी 8 हैं। तो आगरा की कीथम झील है, मैनपुरी की समन झील है, समसपुर रायबरेली, नवाबगंज उन्नाव, पार्वती अर्गा गोंडा में है, सैंडी झील हरदोई में है, सरसई नवार इटावा में है, ब्रज घाट से नरौरा जो है गंगा नदी तट के किनारे, ये नरौरा में है। तो ये कुछ ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ लेना है, शायद यूपी का एग्जाम आप से रिलेटेड पूछ दिया जाए क्वेश्चन। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार के अवसरों की खोज के लिए युवाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आंसर ऑलरेडी विजुअल है। उद्यम सारथी ऐप जो है वो कौन सी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। बट रीजन पूछेगा कि उद्यम रोज सारथी ऐप जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों लॉन्च किया है? तो यहाँ पर स्वरोजगार के अवसरों की खोज के लिए। ठीक है, किसके लिए है? युवाओं के लिए। ये भी ऑप्शन पूछ देता है, बुजुर्गों के लिए है, युवाओं के लिए है, किसके लिए है? तो ठीक है, युवाओं के लिए है। अगला सवाल है, इनमें से किस विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना शुरू की है? कर्मयोगी योजना जो है वो किसने शुरू की है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस, चौधरी चरण सिंह, लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर। मोहम्मद अली मोहम्मद खान और खान बहादुर ने इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी, ये हम सबको पता है। अगला सवाल देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम है जिसने थैला बैंक की शुरुआत करी है? तो ऑप्शंस देख लो, कानपुर है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, लखनऊ है। और अगेन यहाँ पर लखनऊ का नगर निगम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि लखनऊ देश का नवा ऐसा शहर है जिसने हाल ही में म्युनिसिपल बॉन्ड की शुरुआत करी है। अगला सवाल है, हुनर हाट 24वें संस्करण का आयोजन था जो उत्तर प्रदेश में किया गया। अभी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? तो आंसर सेम आपका लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ में किया गया है। और ये किसके द्वारा कराया गया, कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ अल्पसंख्यक, ठीक है, द्वारा आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है? क्या है? एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर। ठीक, ई धरती, जियो, ई संपदा, धरा, धरनी। धरा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। इन सभी क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा है, ज़रूर इनको देख लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शहर प्रस्तावित डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है? तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ये अभी मीटिंग कहाँ पर हुई? लखनऊ में हुई। झांसी, आगरा, चित्रकूट, वाराणसी, इनमें से क्या शामिल नहीं है? इसमें से हमारा वाराणसी शामिल नहीं है। ठीक है, वाराणसी शामिल नहीं है। तो इनमें से टोटल कितने शहर शामिल हैं? 6 शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तो अलीगढ़ है, आगरा है, लखनऊ है, झांसी है, चित्रकूट है, कानपुर है। तो लखनऊ में ये हुआ था डिफेंस एक्सपो। ठीक, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 6 शहर हैं, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट और कानपुर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी जगह पर साल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया जिससे जैविक पर्यटन को बढ़ावा
मिला? पीलीभीत, रामगढ़, सरसई नवर या फिर दुधवा नेशनल पार्क? रामगढ़ ताल, और ये कहाँ पर है? गोरखपुर में। तो आपसे इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि रामगढ़ ताल कहाँ पर है, क्योंकि ये न्यूज़ में था। तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस तरह से आ जाएगा। अगला सवाल, वाराणसी के कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है? तो भैया बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, जैसे अभी अयोध्या कैंट नाम रखा गया है, बदल करके किसका नाम बदल करके रखा गया है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। रिसेंट की न्यूज़ है। और फिलहाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा मुंडियाडी जो था, ये मंडुआंडी था पहले, वाराणसी का कोई रेलवे स्टेशन था, अभी इसको बनारस के नाम कर दिया गया है। अगला सवाल है, भारत और यूके के बीच इंद्रधनुष नाम का एक युद्ध अभ्यास हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत और यूके के बीच कौन सा अभ्यास हुआ, या फिर इंद्रधनुष जो है वो किसके किसके बीच में युद्ध अभ्यास हुआ? तो आपको पता होना चाहिए इंद्रधनुष भारत और यूके के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ? गाजियाबाद, उन्नाव, पीलीभीत, चित्रकूट। तो ये गाजियाबाद में हुआ, तो ये बात आप याद रखिएगा। हिंडन एयरफोर्स एयर स्टेशन पर हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो गाजियाबाद में है। अगला सवाल है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान, अच्छा ये आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन हैं, फटाफट से देख लेते हैं। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा साझा करता है ये बांग्लादेश के साथ, हम सबको पता है सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। यहाँ पर देखो बांग्लादेश का दिया हुआ है मैप, और कितने हमारे राज्य हैं जो बांग्लादेश से टच करते हैं। तो आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। ठीक, क्या हो जाएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, ये सारे के सारे जो हैं वो टच कर रहे हैं किससे? आपके बांग्लादेश से। अगला सवाल देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, ये आपकी बांग्लादेश की बाउंड्री है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका ये असम, ये हो गया आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और यहाँ पर आपका बांग्लादेश। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा, सवाल से पहले थोड़ा सा मैंने सोचा था आपको रिवाइज करा दिया जाएगा। ये सारे मैंने वीडियोस बनाए थे, आपको आप जाकर के रिवाइज कर सकते हैं वहाँ से। कब इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है? 26 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ का बांग्लादेश का नेशनल बर्ड क्या है? रॉबिन है। बांग्लादेश का एनिमल क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर है। यहाँ का जो फ्रूट है, नेशनल फ्रूट, वो क्या है? कटहल यानी कि जैक फ्रूट। मैंगो ट्री जो है यहाँ का नेशनल ट्री है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर ईद उल फितर, अज़ा और मुहर्रम, ये सब फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, और पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? जातीय संसद। ठीक है, हाउस ऑफ द नेशंस कहा जाता है। उसके बाद भाषा बंगाली बोली जाती है। 8 प्रोविंस है यहाँ पर। टका यहाँ की करेंसी और ढाका यहाँ की कैपिटल है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर 7 नेबर्स हैं, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, और ये उसी क्रम में दिया हुआ है जो जिस हिसाब से बाउंड्री शेयर करता है। तो सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश, फिर उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद पाकिस्तान। ठीक है, तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, और उसके बाद बाकी के सबसे छोटी अफगानिस्तान शेयर करता है जम्मू कश्मीर के साथ। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? सुरेंद्र मोहन, पीके राय, शांता सिन्हा, जोहरा सहगल। तो पीके राय इज द राइट आंसर, पीके राय। और इनको एक और नाम से जाना जाता है, पीके राय को व्याकुल मैलिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, व्याकुल मैलिया। तो ये नाम आपको दोनों याद रखने हैं, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता है ये। ठीक है, अगला अच्छा, नेपाल के राष्ट्रगान की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेपाल की बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है? 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। ये हमने पहले भी देखा है। तो उत्तराखंड आपका हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और आपका भूटान हो जाएगा, सॉरी सिक्किम हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अगेन यहाँ पर हम रिवाइज कर लें फटाफट से। नेपाल की कैपिटल क्या हो जाएगी? काठमांडू हो जाएगी। प्रेसिडेंट बंद्या देवी भंडारी हो जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर आपका सरदार बहादुर देवबा हो जाएंगे। 7 प्रोविंस है। वॉलीबॉल यहाँ का नेशनल गेम है। काऊ नेशनल यहाँ पर एनिमल है। उसके बाद हम बॉर्डर अगर हम देखें तो ये इंडो नेपाल बॉर्डर जो है वो SSB सशस्त्र सीमा बल के द्वारा गार्ड किया जाता है। सैंथिया थुंगा फलूका, यानी कि यहाँ ये जो है हम 100 इस तरह का इसका कुछ ट्रांसलेशन है कि नेशनल एंथम जो है इसका यहाँ पर ये है। लॉन्गेस्ट रिवर आपको कर्णाली देखने को मिलेगी। माउंट एवरेस्ट यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो एशिया का भी सबसे ऊंचा है। और हमारी और नेपाल के बीच में अगर कोई एक्सरसाइज होती है तो वो सूर्य किरण होती है। तो हम और नेपाल यूपी बॉर्डर में मिलता है, टच करता है, तो हम ये कहते कि सूर्य उगता है तो किरण दोनों जगह क्या हो जाती है? बट जाती है या फिर आती है। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हो क्योंकि अगल बगल है। फिलहाल अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है संघ शासित प्रदेश है। हमें पता है कि ये यूटी है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। 9 है, 204 है, 22 है, 300 है।
22 हैं, जिसमें से 10 जो है वो इनहैबिटेड हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, अच्छा सवाल से पहले यहाँ पर मैंने टोटल जितने भी आपके यूटीज हैं वो लगा दिए, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं मैप से। अगर जैसे नहीं याद होता है, प्रॉब्लम होती है, तो ईजिली याद हो जाएगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपकी हो जाती है लद्दाख, फिर होता है जम्मू कश्मीर, फिर आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, फिर आपका दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये पूरा एक हो चुका है अब। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लक्षमाहे पुदुचेरी, ठीक है, ये आपको पुदुचेरी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिल जाएगा, तो लक्षद्वीप हमारी 7th हो गई और 8th हो जाएगी आपके अंडमान निकोबार। तो इसी तरह से आप इसी सीक्वेंस में चलिएगा तो आपको सारे याद रहेंगे, मैप पे याद देखेंगे आप तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? मणिपुर में स्थापित किया गया है, तो ये याद रखिएगा। सिरसी सुपारी पहली एरेका नट है, ठीक है, एरेका नट है जिसे भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ पर उगाई जाती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। तो सिरसी सुपारी जो है वो कर्नाटक में उगने वाली सुपारी है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट, वो आपका किसका पार्ट है? यूएन का एक पार्ट है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड द हेग में है, याद रखना। अगला सवाल है, हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ पर है? तो हेमिस नेशनल पार्क के बारे में अगर जिसने सुना है तो वो एक छोटा सा आइडिया, भले ही तुक्का लगाए, तुक्का भी सही होना चाहिए और एक गेस के लिए भी एक आइडिया होना चाहिए। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में है, जो हाईएस्ट एवर नेशनल पार्क है, कहाँ का? पूरे एशिया का, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है आपके पोलर बियर पाए जाते हैं, ठीक। अगला सवाल है, मधुबनी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है, कहाँ प्रसिद्ध है? तंजौर, हैदराबाद, मिथिला, भुवनेश्वर। तो ऑप्शन में अगर बिहार होता तो जल्दी गेस कर लेते, बट मिथिला अगर आप जानते हो कहाँ पर है तो फिर ये भी आंसर आपको गेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बिहार, ठीक है। फिर तेरताली जो है कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़, मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तेरताली जो है वो मध्य प्रदेश में इस तरह से कुछ जमीन में बैठ करके सिर पे मटकी थाली रख के इस तरह से परफॉर्म किया जाता है औरतों के द्वारा। अगला और आज का आखिरी सवाल है शायद, मंदिर एलोरा, ठीक है, डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। जी हाँ, तो यहाँ पर एलोरा में कैलाश मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया सबसे बड़ा मंदिर है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। और एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, ये सारी की सारी यूनेस्को की साइट्स हैं। यहाँ पर अच्छा इमेज भी है तो आप देख सकते हो। चलो, यहाँ से आपका हिंदी का पार्ट था जो हिंदी वाले सर ने कराया हुआ है, तो ये आपका जनरल अवेयरनेस और पूरा जितना भी जीए का पार्ट था, 5 क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो आइए अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस मॉक टेस्ट में। और जैसा कि आप लोग पता है कि 2 गद्यांश आते हैं, हमने अपने प्रैक्टिस में बराबर आपसे कहा है, तो एक गद्यांश आपके सामने है। पहले हम लोग इसे पढ़ते हैं और आपको भी यही करना है कि पहले आपको गद्यांश पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर उसके बाद कीवर्ड ढूंढ के फिर गद्यांश पढ़ना है। क्योंकि 10 नंबर दे रहा है तो बहुत गंभीरता से आपको इस पे काम करना है, क्योंकि अगर ये नंबर चले जाएंगे तो बहुत पिछड़ जाएंगे। देखिएगा, वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षियों तक को अपना देश प्यारा होता है। संध्या समय पक्षी अपने नीड़ की ओर उड़े चले आते हैं। देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वे त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर, जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब हम लोग देखते हैं इनके क्वेश्चंस और इस पर आधारित जो भी उत्तर, संभावित उत्तर हो सकते हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं। क्योंकि संभावित उत्तर शब्द हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि कई बार ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन ये लगते हैं कि आदर्श तौर पर ये सही है, लेकिन हमें उत्तर किस हिसाब से देना होता है, जो पैराग्राफ में वर्णित है वो जिस ओर इंगित कर रहा है उस हिसाब से हमें अपने आंसर देने होते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें, देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है। देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है, ठीक है, सभी मानवों में। अब पहले हम फिर से ये देखते हैं, वास्तव में हृदय वही है, कोमल भाव स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश किसी से भी हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह तो
स्वाभाविक बनता है। हाँ देखिए, मानव ही नहीं पशु पक्षियों तक को अपना देश प्यारा होता है। मानव ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए उसमें लिखा सभी मानवों में, सभी पक्षियों में। अब यहां से क्या हमें पता लग रहा? मानव ही नहीं पशु पक्षियों तक को। बात क्लियर हो गई ना? यानी कि मानव भी देश से प्यार करता है, पशु पक्षी भी अपने देश से प्यार करते हैं, पशु भी अपने देश से प्यार करते हैं, पक्षी भी करते हैं। तो ये मानव, पक्षी, पशु, ये सब मिलाकर कंबाइंड रूप से हम क्या बोल सकते हैं? इन्हें हम बोल सकते हैं सभी प्राणियों में। क्लियर हुई ना बात? कि सभी प्राणियों में देश प्रेम का भाव होता है। बात आ गई ना समझ में? जल्दबाजी में अगर आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है आप केवल मानव लगा दें, आप पशु पक्षी लगा दें, ठीक है ना? तो लेकिन क्या करना है कि अगर आपने दोबारा नहीं पढ़ा पैराग्राफ, आप तब भी गलती कर सकते हैं इसके अंदर। इसलिए पैराग्राफ को बहुत गंभीरता से, बहुत अनुशासित होकर हमें पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सच्चा देश प्रेमी कौन है? जो वीर सपूतों की कहानियां सुनाता है, परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है, मातृभूमि का जय घोष करता है, अपनी भूमि देश के लिए दान कर देता है। देखिए, जो दिन भर वीर सपूतों की कहानियां सुनाता है उससे सिद्ध तो नहीं होता कि वो देशभक्त है ना? हम पैराग्राफ ना भी देखें तब भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। मातृभूमि के लिए जय घोष करता है, तो आप केवल जय घोष करते रहें, बाकी देश के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी ना समझे, कोई उत्तरदायित्व ना समझे, तब भी आप देश प्रेमी नहीं है। केवल देश प्रेम की बातें करने से तो देश प्रेम नहीं होता। अपनी भूमि देश के लिए दान कर देता है, तो ये तो कोई भी नहीं करेगा इस तरीके से जब तक आवश्यकता ना हो देश को, ठीक है ना? लेकिन परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आपको यही आंसर मिलेगा कि जो सच्चा देश प्रेमी है वो हर प्रकार की परीक्षा के लिए तैयार रहता है, और न केवल तैयार रहता है बल्कि उसकी कसौटी पर खरा भी उतरता है, स्वयं को सिद्ध भी करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश प्रेम का अभिप्राय क्या है? ठीक है ना? देश प्रेम का अभिप्राय क्या है? यहां से आप देखिएगा, वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। कीवर्ड हमें मिला कोमल भावों। ठीक है, देश हित के लिए शत्रु संघर्ष करना, तो सब लोग तो शत्रु से संघर्ष नहीं करते, तो क्या वो देश प्रेमी नहीं है ना? देश का निर्माण करना, देश के प्रति व्यक्ति स्वाभाविक ममत्व, तो वो ठीक है, लेकिन देश के प्रति कोमल भावों का उदय, ठीक है ना, ये बिल्कुल से आपका जो है देश प्रेम का अभिप्राय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संध्या समय पक्षी अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं क्योंकि वे घूमकर थक जाते हैं। ठीक है, और जो थका हुआ व्यक्ति वो तो कहीं भी बैठ सकता है ना, पक्षी हो या व्यक्ति हो, लेकिन वो अपने घोंसले में ही जाता है। इसका कारण देखिएगा, कह रहा जानवर भी अपने निवास स्थान चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं, उन्हें रात को आराम करना है, उन्हें अपना नीड़ प्यारा है। ठीक है ना, इसीलिए पक्षी क्या करता है, दिन भर अपने भोजन की तलाश करता रहता है, आसमान में विचरता है, लेकिन जब शाम का समय होता है तब वो अपने नीड़ में ही आता है। और ये समझ लीजिएगा कि नीड़ का मतलब क्या होता है? नीड़ का मतलब होता है घोंसला। तो आपसे पर्यायवाची अगर पूछा जाएगा तो नीड़ का मतलब घोंसला भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही देश महान है जहां के लोग शिक्षित और प्रशिक्षित हैं, कृषि और व्यापार से धनार्जन करते हैं, बेरोजगार तथा निर्दयी नहीं है, त्याग और उपसर्ग में सदा आगे रहते हैं। तो पूरा पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे इसका सीधा सीधा आंसर आपको नहीं मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षित और प्रशिक्षित है। बात आई ना समझ में? शिक्षित का मतलब तो आपको पता है कि जो पढ़ा लिखा है वो शिक्षित है। प्रशिक्षित एक होता है प्रतीक्षित, ध्यान रखिएगा, समोच्चारित भिन्न शब्द में पूछा जा सकता है आपसे, तो प्रतीक्षित एक होता है, ठीक है ना, एक होता है प्रतीक्षित। प्रतीक्षित इसका मतलब क्या होता है? ये प्रतीक्षा से बना हुआ है ना? इसका मतलब क्या होता है कि जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है वो हो गया प्रतीक्षित। क्लियर है? लेकिन जो प्रतीक्षित शब्द है इसका मतलब क्या होता है? जो ध्यान रखने वाला हो, केयर करने वाला हो, वो प्रतीक्षित होता है ना? तो प्रतीक्षित और प्रतीक्षित में भी फर्क समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया पैराग्राफ आपके सामने, ऐसे भी पढ़ते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है, जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है, वीरों के बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति
जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुंचे, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। क्लियर है? अब देखिएगा इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। तो जब भी आप गद्यांश पढ़ें तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में यह बनाते चलें कि इसका शीर्षक अगर पूछ लेगा तो क्या होगा। हो सकता है शीर्षक पूछा गया उसके अंदर, और ज्यादातर पूछा जाता है ना। तो शीर्षक क्या हो जाएगा इसका शीर्षक हो जाएगा सच्ची वीरता, क्योंकि सच्ची वीरता कैसी है उसके विषय में इसमें बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीरता का संदेश क्या है? तो यहां पे देखिए वीरता का संदेश लिखा हुआ है कि जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। यानी कि उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, यही वीरता है। बात आई है समझ में? वीरता केवल लड़ाई झगड़ा करने से नहीं है, वीरता केवल अहिंसक होने से नहीं है, वीरता केवल किसी का अत्याचार सहन करने से नहीं है, या वीरता केवल किसी के ऊपर अत्याचार करने से नहीं है। वीरता क्या है कि जो आपका ध्येय है, जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य पर आप सच्चाई के साथ पूरी दृढ़ता से खड़े हुए हैं और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आने वाली हर बाधा को आप पार कर रहे हैं, ये वीरता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई क्योंकि दोनों, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कि तुलना क्यों की गई है तो इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, देखिए वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं। बताइए समझ में? तो स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। ये देवदार की विशेषता होती है, और यही विशेषता जो है ये वीरों की भी होती है। किसी को वीर बनाया नहीं जाता, वो स्वाभाविक रूप से वीर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा रूप वीरता का नहीं है? क्रोध, त्याग, युद्ध या दान? तो आप देखिएगा कि दान है तो कर्ण के लिए दानवीर कहा जाता था, क्योंकि किसी को कुछ भी देना यह भी एक वीरता है। एक कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, उसे कुछ भी दान कर देना, कुछ देना निस्वार्थ रूप से, कि आपका उसके प्रति कोई स्वार्थ नहीं है कि अगर आप उसे कुछ दे रहे तो वो आपको भी कुछ देगा, ये बिना सोचे आपने अगर कुछ दिया तो ये भी एक वीरता है। इसलिए कर्ण को दानवीर कहा गया है। दान करने वाला भी वीर होता है। ठीक है ना। युद्ध में वीरता, युद्ध में तो वीरता होती है। वीर रस का अगर आपने कभी उदाहरण पढ़ा होगा हाई स्कूल में, अभिमन्यु कहता है कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या मैं गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। तो ये क्या है? वीर रस का उदाहरण है। युद्ध के विषय में बात हो रही है, तो युद्ध तो सभी जानते हैं कि वीर रस का और वीरता का एक पर्याय होता है, लेकिन जब वो न्याय के लिए युद्ध लड़ा जा रहा हो तब वो वीरता का पर्याय होता है। जब अन्याय करने के लिए युद्ध लड़ते हैं तब वो अत्याचार का पर्याय होता है, वीरता का पर्याय नहीं होता है। ठीक है, और अत्याचार को कायरता का ही एक रूप माना जाता है। त्याग की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी थे, मान लीजिए, और भी कई सारे महापुरुष हुए हैं। उन्होंने बिना शस्त्र उठाए और अपने उद्देश्यों की पूर्ति की है, अपराध के खिलाफ लड़े हैं, अत्याचार के खिलाफ लड़े हैं, तो उन्होंने त्याग किया है। तो उन्होंने गोली नहीं चलाई, उन्होंने हिंसा नहीं की, ये उनका अपना तरीका था। युद्ध करने वालों का अपना तरीका है, त्याग करने वालों का अपना तरीका है, लेकिन वीरता की श्रेणी में ये दोनों ही आते हैं। बात आई है समझ में? इसलिए बिल्कुल भी ये संदेह नहीं रखना है कि हमें महापुरुषों में किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं करना है। सबके अपने अपने काम करने के तरीके थे और सभी ने इस देश के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न किए हैं और सभी ने अपनी वीरता का परिचय अपने अपने तरीकों से दिया है। ठीक है, तो त्याग भी वीरता का एक पर्याय है, लेकिन क्रोध वीरता का बिल्कुल भी पर्याय नहीं है। क्रोध एक तरीके से देखा जाए तो अपनी पराजय का पर्याय है, वीरता का पर्याय नहीं है। क्योंकि जो वीर होते हैं ना, वो क्रोध में तो वीरता समाप्त हो जाती है, उल्टे सीधे कदम उठाने लगता है आदमी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन इसका। वीरता का एक विशेष लक्षण है, देखिए साफ साफ ये लिखा हुआ है कि बाहर की सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुंचे तब नए रंग खिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? नयापन है इसका। क्लियर हो गया ना? तो पैराग्राफ को हमें इतनी ही अच्छी तरीके से पूरा आत्मसात होकर महसूस करते हुए पढ़ना है, तब ये 10 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। हम बार बार हर प्रैक्टिस में हम आपको यही जोर दे रहे हैं कि पैराग्राफ पे आप बिल्कुल पूरा फोकस रखिएगा, इसे बिल्कुल भी हल्के में आंकने की गलती ना कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्गुण का तो हमने आप लोगों को बताया है प्रैक्टिस में। निर्गुण का क्या हो जाएगा? निह प्लस गुण
निर्गुण हो जाएगा और ये विसर्ग संधि हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सृष्टि का विलोम क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम क्या हो जाता है? प्रलय हो जाता है। ठीक है। संधि का विलोम विग्रह हो जाएगा, है ना? विग्रह का संधि हो जाएगा और संधि का विग्रह हो जाएगा विलोम। उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट। क्लियर है? उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा? निकृष्ट हो जाएगा। यह भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है। दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे मान लीजिए भाला है, ठीक है ना, या बम हम हाथ में लिए हुए हैं तो वो फेंका है, बम फेंका जाता है, ठीक है। तो जो हाथ से संपर्क छोड़ने के बाद जाकर अपना काम करता है, वो वाला यहां पे हथियार की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अस्त्र। अस्त्र और शस्त्र में समोच्चारित शब्द हैं, ये बहुत पूछा जाता है। शस्त्र क्या होता है? जो हम हाथ में लेके चलाते हैं, बंदूक है, तलवार है, लाठी है ना, ये सारी चीजें क्या है? ये शस्त्र के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। और आयुध क्या होता है? आयुध होता है गोला बारूद, ठीक है ना, गोला बारूद, ये आयुध है, ठीक है। तलवार तो आप सभी जानते ही हो, तलवार क्या है? तलवार शस्त्र का उदाहरण है, क्योंकि ये हाथ में पकड़ के चलाई जाती है। तलवार किसी को फेंक के नहीं मारी जाती, तलवार हाथ में पकड़ के ही चलाई जाती है, तो वो शस्त्र है, ठीक है। कोई चीज अगर फेंक के बाद, भाला है, फेंक दिया, फेंक के चलाया जाता है, तो वो क्या हो गया? वो अस्त्र हो गया। क्लियर? चलिए, कलेजे पर सांप लौटना बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है। इसका मतलब होता है ईर्ष्या से जल उठना। ज्यादातर लोगों को इसका आंसर आता होगा, ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ये आपका सिलेबस भी है। पत्र पत्रिकाएं, गद्य पद्य, ये सब इनकी पुस्तकें जो है सब आएंगी। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, ठीक है ना। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, और किस वर्ष किया था? 1903 में किया था इन्होंने। क्लियर है? क्योंकि कई लोगों ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है, ठीक है। तो ये था हमारा हिंदी का पेपर। मिलते हैं एक और मॉक टेस्ट के साथ में बड़ी जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। रोज की तरह एक बार फिर से आपके सामने एक नया मॉक है, तो आप ध्यान रखिएगा, एक कंप्लीट मॉक है। यूपी ट्रिपल एससी पेट मॉक टेस्ट 1 है ये। तो फटाफट हम लोग चलते हैं अपने सेशन की तरफ। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपसे पैसा जी पूछा जाएगा, वो आपसे कुछ भी पूछने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो आपको ग्रामेटिकल अप्रोच लेकर के चलनी होगी, वर्बल अप्रोच लेकर के चलनी होगी, और सारी चीज़ों को समझते हुए चलना होगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से अपने अप्रोच में लेना होगा, तभी आप उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, ठीक है। लेवल कभी कठिन नहीं होता, लेवल कभी इजी नहीं होता, बस जरूरी होता है कि मुझे कितने अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेंटेंस में हमें एरर बताना है, ठीक है। द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग बिकॉज द चार्जेस ब्रॉट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस, नो एरर, ठीक है। जो उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए बड़े ही सीरियस थे। अब यहां पे मालूम है क्या कि आप अगर केवल एक फ्रेम में चीजों को रखते हो तो काम नहीं चलेगा। आपको लगेगा भाई क्रिमिनल खुद तो हंग होगा नहीं, उसे हंग किया जाएगा, तो पैसिव बना है विल बी हंग, ठीक है। विल हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका क्या कहते हैं मॉडल बीच, आपका एडवर्ब बीच में आ गया। लेकिन भैया सुनो हमारी बात, आप दो फॉर्म होती है, एक होता हैंग, ठीक है, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड एक ये होती है, और एक होती है हैंग, हंग और हंग, एक फॉर्म आपकी ये होती है। तो मालूम है दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है आपके सामने कि जब आप हैंग लिखते हो ना, हैंग, तो इसका मतलब होता है किसी को कहीं फांसी वगैरह पर लटका देना। तो इसको ध्यान रखना है, फांसी वगैरह पर लटकाने के लिए आता है। और इस हैंग, हंग, हंग का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम किसी चीज को टांगते हैं। जैसे हम अपने कपड़े को किसी क्लिप पे टांग रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हंग, मतलब वो हंग है, ठीक है। अब किसी को फांसी पे टांगना हो तो हंग नहीं हुआ, वो हैंग्ड होगा। तो यहाँ पे आपको हंग नहीं लिखना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा हैंग्ड। तो आपको शायद ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ही टोल्ड अस। अब आगे आपको कई 4 सेंटेंस दिए हैं, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखना है। एक तरीके से फिलर है बट ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है ये।
अब आपको मैं बताऊं, आपको कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा चीजों को समझो कि टोल्ड जो लिखा जा रहा है ये बेसिकली है पास्ट का। तो अगर ये टोल्ड आपके सामने पास्ट है तब एक चीज क्लियर है कि अंदर प्रेजेंट नहीं आएगा, क्योंकि अंदर जो भी कहा जा रहा है कोई फैक्ट नहीं है। तो अंदर प्रेजेंट नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो मूड बता रहा है, ये गलत हो गया। अब ही इंजॉयड आएगा, ही हैड इंजॉयड आएगा, क्या किया जाएगा? तो देखो, अगर हम दो एक्शन की बात कर रहे हैं, पास्ट के किसी दो एक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक एक्शन तो हम रखते हैं पास्ट का इंडेफिनिट, लेकिन अगर दूसरा वाला उससे भी पहले हुआ हो तो उसको हम लोग रखते हैं पास्ट का परफेक्ट। क्या रखते हैं हम लोग? पास्ट का परफेक्ट। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो डॉक्टर तो आया, लेकिन उसके पहले भी कुछ हुआ है, वो मरीज के मरने का काम हुआ, तो उसको हमने हैड डाइड किया था, हमने बताया, ही ने बताया, ही टोल्ड। लेकिन उसके पहले भी एक काम हुआ है, क्या? कि ही हैड एंजॉयड द मूवी। उसके पहले उसने एंजॉय किया होगा तब बताएगा, तो आंसर इज योर डी। यहाँ पे आपको डी करना होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आई बिलीव। आई बिलीव, अब आपको मालूम है बिलीव जब आपने लिखा है तो दैट इसके साथ तो अंडरस्टूड मान लिया जाए, तो इसके बाद भी जो स्ट्रक्चर बचेगा सब्जेक्ट का बचेगा, वर्ब का बचेगा। अब हिम क्लिक करके फिर ही तो लिखेंगे नहीं, तो पूरा गलत है। आई बिलीव ही भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिलीव के बाद जैसे आप ही को रखोगे वो हिम बन जाएगा। बिलीव एक वर्ब है ना, तो ही तो आएगा नहीं, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हिम होगा, तो ये वाला ही गलत हो गया। अब बचा दैट बी राइट, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं इसलिए गलत हो गया, तो ही इज राइट, यही आपको सही मानना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द पायलट्स हैड बीन वार्न्ड अबाउट द स्टॉर्म बिफोर दे टुक। तो एक चीज समझना है, एयरप्लेन टेक ऑफ होती है, तो टुक ऑफ हो जाएगा वहां पर, आंसर इज योर डी। अब यहाँ पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, हालांकि ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच पोएट्री में होती है, सिमली है, मेटाफर है, वगैरह वगैरह, ये पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउ का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? तो देखो, पहले एक एक चीजों को समझो कि अगर कभी हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये अभिप्राय होता है हाउ ऑफन, कितनी बार, कोई चीज कितनी बार हो रही है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा एवरीडे, दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओकेजनली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेयरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ट्वाइस अ डे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ का रिप्लाई होता है, किसी चीज को हम किस ढंग में करते हैं। I am writing very fast. I am writing how? Very fast. You are doing very well. You are doing how? Very well. That is called adverb of frequency. Sorry, adverb of manner. Adjective of quality तो आप समझते हैं, जो what kind of का reply हो, good T-shirt. What kind of T-shirt? Good. Good boy. What kind of boy? Good boy. तो what kind of का reply जो होता है वो होता है adverb of quantity. What kind of. अब अगले पे आ जाओ, अगला लिखा हुआ आपके सामने adverb of time. Adverb of time reply किसका होता है? When का। अच्छा, अब यहां ध्यान से देखो, कम हेयर व्हेन नाउ, तो इसका मतलब ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहीं तक था आपके इंग्लिश का सेशन, होप आपने एंजॉय किया होगा। क्वेश्चन को केवल टिक नहीं करना होता, डिटेल में उसको समझना होता, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। चलिए अब हम देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि यूपी ट्रिपल एसएससी पेट के एग्जाम में आए थे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, 3 और 4 के बजे के बीच घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। मतलब 3 बजता है और 4 बजता है, इनके बीच में जब घंटे और मिनट की सुइयां कब आएंगी। तो सिंपल से मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखना है। थीटा इक्वल में 11/2 मिनट्स माइनस में 30 ओवर। इस फार्मूले का आप किसी भी क्वेश्चंस में आप यूज करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले तो मुझे इतना बताइए यहाँ से क्या कवर हुआ है कि मिनट और घंटे की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। मिलने का मतलब है उनके बीच में एंगल जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो यानी कि थीटा बराबर मेरा कितना आया, 0 आया। 11/2 मिनट कितना है मुझे पता ही नहीं है, मिनट मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन मुझे घंटा पता है। बोलो कैसे? क्योंकि मुझे पता है 3 से 4 के बीच में ही कुछ ना कुछ काम होना है। तो सिंपल सी बात है, 3 तो बजेगा ही बजेगा। मतलब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 30 मल्टीप्लीकेशन में आएगा 3। तो यहाँ पर आप जब मिनट की वैल्यू निकालोगे तो मिनट की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 90, और इधर हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई और 11 का डिवाइड। इसका जब करोगे तो कितना आएगा 180/11, और डिवाइड किया तो कितना मिला आपको, मिलेगा 16 मिक्स्ड 4/11 मिनट। तो केवल यही ऑप्शन है और कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, यदि विजय को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 25 और 30 जनवरी के बीच में है,
लेकिन उसकी पत्नी सुधा है, वो कहती हैं कि 22 और 27 जनवरी के बीच में है। तो विजय के पुत्र का जन्मदिन जनवरी माह के किस तिथि को होगा? तो सबसे बड़ी समस्या तो यही बात की आ गई कि वो कह रहा है 25 से 30 के बीच में और ये कह रहे हैं 22 से 27 के बीच में। किसको माना जाए? तो कुछ ना करो, 25 और 30 के बीच में कौन कौन से दिन आते हैं, कौन कौन सी तारीख आती है? आप कहोगे 26 आती है, 27 है, 28 है, 29 है। सेम 22 और 27 के बीच में कौन सा है? आप कहोगे 23, 24, 25 और 26। बस दोनों में कॉमन देख लो, कॉमन क्या मिल रहा है? 26। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 26 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABCD में प्रत्येक के पास रुपए 1000 है। अच्छा, बहुत ध्यान समझना, यहां पर मेरे पास में A है, ये B है और ये C है और ये D है। सभी के पास में 1000 रुपए हैं, लेकिन आगे क्या कहा गया है? पहले 1000 देख लीजिएगा, ये 1000 हो गया, इसके पास में भी 1000 रुपए हैं। कहता गया है कि A B को 200 रुपए देता है। कौन देता है? A, यानी A B को कितने रुपए देता है? 200 रुपए देता है। ठीक है, दे दिया। इसके बाद में क्या है? जो C को 100 रुपए देता है। A B को 200 देता है, जो C को 100 रुपए देता है, मतलब B जो है वो C को कितना देगा? 100 रुपए देगा। आगे देखो, 100 रुपए दे दिया, B ने C को 100 रुपए दे दिया, लेकिन जिसे D से 300 रुपए मिलते हैं, मतलब C को D से भी कितने रुपए मिल गए? 300 रुपए मिल गए। अब मुझे इतना बताओ, ओवरऑल C के पास में कितने रुपए हो गए? आप कहोगे 1400। D के पास में कितने बचे? आपने कहा 1000 में 300 गया, 700। B के पास में कितने आ गए? आप कहोगे 1000 थे, 200 मिले, 100 दान कर दिए, 1100। और A के पास में कितने आए? 800। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या लिखा है? C सबसे धनवान है। C सबसे धनवान है, सही है। D सबसे निर्धन है, ये भी सही है। लेकिन C ऑप्शन कहा गया A और D के पास मिलाकर जितने रुपए हैं, C के पास उससे अधिक रुपए हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि A और D को जोड़ोगे 8, 7, 15, 1500 जो है वो 1400 से ज्यादा होते हैं। मतलब ये ऑप्शन आपका गलत होगा और यही आपका आंसर है, क्योंकि उसने बोला था ना कौन सा कथन सही नहीं है। सही कौन नहीं होगा? ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बीट को GIDV लिखा गया है, तो देखना ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है? बीट, और ये लिखा है GINDV। तो देखना ध्यान से, B में कितना मुझे जोड़ना पड़ेगा जो G आएगा? तो आप कहोगे सर B के बाद में क्या आता है? CDEF, तब आएगा G, यानी कि 4। मैं +4 करूंगा। लेकिन E के बाद में I लाना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? E के बाद में क्या आता है? FGH, यानी कि +3। सेम प्रकार इसकी तरफ से क्या होगा? A को D बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे +2 करना पड़ेगा, और T को भी बनाना है, +1 करना पड़ेगा। ये कुछ तरीके से आपकी कोडिंग रहेगी। तो सेम पार्ट इधर रहेगा। S को 4 सेम है, मतलब यहाँ पे मुझे 4 अक्षर छोड़ के बनाना है ना। तो S के बाद में क्या आता है? TUVWX, तो यहाँ पर क्या आएगा? X आ जाएगा। O PQRS, मतलब 3 छोड़ के S आया। UVW क्या आएगा? X आएगा। तो यहां पर देख लो, जो जिस ऑप्शन में लिखा हो XSX, और इसके बाद में P के बाद में क्या आता है? Q के बाद में R, मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ही होगा? C। मतलब इस तरीके से आपकी कोडिंग रही है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक निश्चित कोड में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ज्यादा ढंग से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें पूरा एक सेंटेंस दे रखा होता है, तब आपको इसमें कुछ ना कुछ तो पहली बात तो इसमें ये है कि इसमें वर्ड को ही छाड़ना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला आपका सेंटेंस क्या लिखा है? अ फ्रेंड ऑफ अ माइन को 4916 के रूप में व्यक्त किया गया है, कोडिंग है। माइन लॉर्ड्स ऑफ मेटल को लिखा गया है 3109। ठीक है, तो देखना ध्यान से, यहां पे देखो क्या मिला। यहां पे देखो सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे सर इसमें माइन मिल रहा है और इसमें भी माइन है, तो इसमें 2 कॉमन मिल गए। समझना, कॉमन मिल गए। अब इस पूरी कोडिंग में, दोनों कोडिंग में देखो कौन कौन से नंबर कॉमन है, तो आप कहोगे सर 1 और 9। इधर मैंने क्या कॉमन निकाला? आप कहोगे सर माइन आपने कॉमन निकाला। माइन निकालने पर कॉमन नंबर्स में क्या क्या कॉमन मिले? आप कहोगे सर 1 और 9 मिले, मतलब मैं माइन को लिख सकता हूं 1 और 9। अच्छा ठीक है, अब आगे आओ इधर, इस पे क्या करना है वो समझो। अब इसको पकड़ो, आप पीस ऑफ मेटल माइन लॉट्स ऑफ मेटल,
इसमें कॉमन क्या मिलेगा? आप कहोगे सर मेटल मिल गया। क्या मिल गया? मेटल। अब जब मेटल कॉमन मिला तो नंबर्स में देखो 3109 और 7163, मतलब यहां पर 1 3 और उधर भी 1 3। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो मेटल होगा, मेटल को मैं क्या लिख सकता हूं? 1,3 लिख सकता हूं। मतलब मेटल को या तो मैं 1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं या 3 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब एक काम करिए आप, क्या मैंने कहा इस वाले सेंटेंस को पहले वाले सेंटेंस से मैच कराइए थोड़ा सा, तो आपको एक चीज पता चली कि इसमें सर ए कॉमन मिल रहा है, उधर भी ए है इधर भी ए है, तो मैंने कहा ए कॉमन मिल गया। अब ए कॉमन मिला तो है, बट ए किसके बराबर में होगा? तो आप कहोगे इधर 6 रह जाता है और इधर भी 6 है, तो ए किसके इक्वल में हो गया? 6 के इक्वल में। खत्म कहानी। अब देखो कैसे, यहां पे देखो क्या लिखा है? लॉट्स। क्योंकि तुमको पता है माइन को मैंने क्या लिखा है? 1 और 9, तो 1 और 9 तो खत्म हो गया। मेटल को क्या लिखा है मैंने? 3, तो 3 भी खत्म हो गया, बचा कितना? 0। मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं जो लॉट्स होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के। क्लियर हुआ? अब इधर आओ, पीस। मेटल को मैंने क्या लिखा था? 1 और 3, तो 1 3 खत्म, और इसके बाद में मैंने ए को क्या लिखा था? 6, तो सिंपल सी बात, पीस क्या हो जाएगा? 7 के बराबर में। तो ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन, यानी यही आपका आंसर है। चलिए अब बात करते हैं अपने जो एलिमेंट्री मैथ के क्वेश्चन है उनको देखते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन तो खत्म हो गए। पहला क्वेश्चन कह रहा है ये पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, तो सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा पहली 25 संख्याएं, इनका औसत, तुमको पता है औसत कैसे निकाला जाता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड सभी नंबर्स का एडिशन होता है ना, तो उसका क्या दे रखा है आपके सामने? एवरेज 10 है। कितनी संख्याओं का एवरेज है? 25 संख्याओं का। तो मतलब पहली 25 संख्याओं का एवरेज 10 हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ साथ दूसरी 25 संख्याओं का एवरेज कितना है? कितना एवरेज है? वो है आपका 12। तो एक काम करते हैं ना, 25 का इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना आएगा? 250। 25 का 12 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा? 300, और दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा? 550। अब ये बताओ टोटल आपके पास संख्याएं कितनी है? 50। 50 का कर दो डिवाइड, खत्म कर दोगे कितनी बार जाएगा? 11 टाइम्स। यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक 48% मत प्राप्त करता है और 624 मतों से हार जाता है। तो यार जब एक चुनाव में 2 लोग हैं ना, एक अगर 48% वोट प्राप्त करता है तो दूसरा कितना करेगा? 52%। यानी ए आपका 48 करता है तो बी कितना करेगा? 52। लेकिन एक चीज साफ बताई गई है कि जो 48% वोट प्राप्त करता है वो 624 वोट से हार जाता है। मतलब इसका ये है कि अगर इसको 624 वोट और मिले होते ना तो ये 52% के बराबर में आ जाता, मतलब जीत जाता। तो यहां से आप 1% की वैल्यू निकालो, 48 को उधर भेजोगे कितना आएगा? 4%, और बराबर में कितना आएगा? 624। तो यहां से आप 1% की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1% की वैल्यू मिलेगी 156, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे 624 में तो 156। अब मुझे निकालना कितना है? 100%। भाई पूरे मत तो निकालने पड़ेंगे ना, कितने लोगों ने वोटिंग की है। तो यहां पर हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई, यानी कि 15,600। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। व्यंजक 7 की पावर में 35, 3 की पावर में 71, 11 की पावर 55। बेटा एक चीज ध्यान से सुनना, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सिंगल ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे किसी भी क्वेश्चंस में आए और ये केवल आपको नजर आ जाए, क्या नजर आए? इकाई का अंक। अगर यूनिट डिजिट्स पूछ रहा है तो सिंगल ट्रिक समझना कैसे। ट्रिक क्या कहती है? जिस कोई भी नंबर हो उसमें 4 का डिवाइड कर दो। किसका? 4 का डिवाइड करोगे आप। किसका डिवाइड करोगे? 4 का। 4 का डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर बचता है ना, उसी को लिख दो। देखो ध्यान से, 35 में मैंने 4 का डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा? 8 चौको 32, बचा कितना? 3। जितना बचा उसी को उसकी पावर में लिख दीजिएगा, तो 7 की पावर में 3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 71 में 4 का डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? 4 1 जा 4, 3, और 7 चौको 28, कितना बचेगा? 3। मतलब यहां पर भी 3 की पावर में कितना आया? 3 की पावर में 3 आ गया। मल्टीप्लाई, इसमें भी 4 का डिवाइड करोगे तो 55 में 4 का डिवाइड करोगे कितना बचेगा? 3, तो 11 की पावर में 3। अब एक काम करिए, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करवा लो। 7 7 जा 49 और 9 7 63, मतलब लास्ट अंक यहाँ पर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 3 जा 9, 9 तिया 9 3 जा कितना होता है? 27, यानी लास्ट वाला डिजिट कितना आया? 7। मल्टीप्लाई 11 का तो किसी के साथ 11 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट अंक कितना आएगा? 7।
तो अब देखो ध्यान से, सभी का मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 1 यानी 1, तो आखिरी यूनिट डिजिट्स क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये सब स्क्वायर रूट बन रहा हुआ है। देखो कैसे, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, 7 29 के साथ में ऐड करोगे 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, तो 6 को 19 के साथ में ऐड करोगे 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 5 को 11 के साथ में ऐड करोगे कितना होगा 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 4 को 5 के साथ में ऐड करोगे 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे क्रमशः 5:9:4 के अनुपात में है, तो उनका मूल्य 206 रुपए है। तो आपको बताना है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने कहा ये 50 पैसे हैं और ये 25 पैसा है और इधर क्या है आपका 10 पैसा। इनका जो रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है 5:9:4। अब एक काम करते हैं, सभी का इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं यहाँ पे 5, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 250 पैसे, इधर करोगे कितना आएगा 225 पैसे, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 40 पैसे। लेकिन आपको पता है ये किसके बराबर में है, 206 रुपए के बराबर में, 206 रुपए के बराबर में होंगे ना, लेकिन मुझे पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद में इनको भी मैंने पैसा बना दिया। अब इनको सबको ऐड करो कितना हो जाएगा 250, 225 और 40, तो देखो कितना हो जाएगा ये 450, 475, 475 और इधर से जोड़ोगे कितना आएगा मतलब 515, तो सभी का एडिशन कितना आएगा 515 पैसे, ये बराबर हो जाएंगे किसके 20,600। तो यहां से आप एक पैसा निकालिएगा कितना मिलेगा, एक पैसा निकालिए कितना मिलेगा, तो जब 515 का डिवाइड करोगे 20,600 में तो शायद 40 बार जाएगा, 40 टाइम्स जाएगा, हाँ ठीक है 40 टाइम्स जाएगा। तो एक पैसे की कीमत कितनी आई है 40। तो अब यहां से देखना ध्यान से, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है 50 का मल्टीप्लाई करवा दो यहाँ पे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 200। 200 सिक्कों की संख्या होगी 50 पैसे की, ठीक है। तो आज का सेशन खत्म हो गया, जो आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ठीक है। जय हिंद।